जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम देखेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में देखेंगे। ये किस तरह मौर्य साम्राज्य का पतन होता है, उसके बाद कुषाण शासन होता है, कुषाण शासन का भी क्या होता है, पतन हो जाता है। यानी पाषाण साम्राज्य के विघटन के पश्चात जिस विकेंद्रीकरण के युग का आरंभ हुआ वह चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक चलता रहा। उसके बाद क्या रहा, वो विघटित हो गया। यानी पश्चिमी पंजाब के कुषाण शासक का मतलब कुषाण राजाओं का शासन था। यह पूरब की ओर इसका कोई प्रभाव नहीं था। बात करें तो गुजरात तथा मल के पश्चिमी भाग में शक अभी भी सक्रिय थे। मतलब गुजरात और उसके पश्चिमी भाग में शक अभी भी क्या थे, सक्रिय थे, परंतु उनकी शक्ति का उत्तरोत्तर ह्रास होता जा रहा था। उत्तरी भाग के शेष भूभाग में इस समय अनेक राज्य तथा गणराज्यों का शासन था। यह काल किसी महान सेनानायक की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सर्वाधिक सुनहरा अवसर प्रस्तुत कर रहा था। फलस्वरूप मगध के गुप्त राजवंश उस समय क्या हुआ, मगध के गुप्त राजवंशों में से महान सेनानायकों का उदय हुआ। उसी में आता है क्या, श्रीगुप्त आता है, जिन्होंने गुप्त वंश की क्या करी, स्थापना करी। श्रीगुप्त का टाइम होता है 240 ईसा पूर्व से, मतलब ईसा पूर्व तो अब खत्म हो गया, ईस्वी आ जाता है ना, तो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक श्रीगुप्त का शासन था। यानी प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख से श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदि राजा के रूप में किया गया है। लेखों में इसका गोत्र धारण बताया गया है। इसका शासनकाल 240 से 280 तक रहा। यानी श्रीगुप्त महाराज की उपाधि धारण की थी। यानी श्रीगुप्त किसकी उपाधि धारण की थी, महाराजा की उपाधि धारण की थी। देखिए ये गुप्त वंश है। यानी गुप्त वंश का देखिए एनसीईआरटी जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें क्या बताता, पुरानी वाली एनसीईआरटी में तो 240 से 280 बता रहा है, लेकिन नया जो लेटेस्ट शोध रहा है वो 275 से 550 बता रहा है। और पुरानी एनसीईआरटी में 240 से 280 बताया जाता है इसका टाइम पीरियड। अच्छा, स्थापना महाराज श्रीगुप्त ने करी थी 275 ईसा पूर्व में। लेटेस्ट डाटा कहता है नया शोध में, और पुरानी एनसीईआरटी कहती है 240 ईसा पूर्व। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में होता तो 240 मारिएगा, अगर 240 नहीं है 275 है तो 275 मारिएगा टाइम पीरियड इसका। देखिए श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। और इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के लिए 24 गांव दान में दे दिए थे श्रीगुप्त ने। अब ये देखिए ये क्या था, ये एक राजा के अधीन काम करता था श्रीगुप्त। यानी ये स्वतंत्र राजा नहीं हुआ करता था, ये किसी राजा के ये क्या था, किसी राजा के शरण किसी राजा के अंदर काम करता था। इस कारण ये स्वतंत्र शासक नहीं कहा गया। इतिहासकारों ने कई प्रमाण मिले। इसके द्वारा धारण की गई उपाधि महाराज सामंतों द्वारा धारण की जाती थी। यानी जो राजाओं के सामंत होते हैं उनके द्वारा ही धारण की जाती थी महाराज, यानी सामंतों द्वारा धारण की जाती, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि श्रीगुप्त किसी शासक के अधीन शासन करता था। यानी किसी शासक के अधीन क्या करता था, शासन करता था। यानी स्वतंत्र गुप्त वंश की तो स्थापना करी, लेकिन स्वतंत्र राजा नहीं हुआ। अच्छा, प्रथम शक्तिशाली शासक कौन हुआ? प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम एक स्वतंत्र शासक हुआ। आप देखेंगे श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त के बाद एक आता है घटोत्कच आता है 280 से 319 ईस्वी तक रहता है। ये भी स्वतंत्र शासक नहीं होता, क्योंकि ये भी महाराज की उपाधि धारण करता है। महाराज सामंतों की उपाधि थी, यानी ये भी किसी राजा के अंदर काम करता था। यानी गुप्त साम्राज्य में बात करें तो श्रीगुप्त और घटोत्कच ये दोनों राजा किसी स्वतंत्र राजा नहीं हुए, ये किसी राजा के अधीन क्या किए, काम किए। यानी दोनों पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे, किसी राजा के अधीन ये काम करते थे।
लेकिन अब बात करें चंद्रगुप्त प्रथम की, तो चंद्रगुप्त प्रथम क्या था, ये पहला ऐसा मतलब गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यही क्या था, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त वन। अच्छा, बात करें को घटोत्कच की बात करें, श्रीगुप्त के बाद कौन आता है, घटोत्कच आता है। घटोत्कच लगभग 280 ईस्वी पूर्व में श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इससे इसने भी क्या करा था, महाराज की उपाधि धारण की थी। तो ये दोनों जो थे, श्रीगुप्त था और घटोत्कच था, ये स्वतंत्र शासन नहीं है, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक नहीं हुए, किसी राजा के अधीन काम करते थे। लेकिन सर्वप्रथम यानी गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त वन को माना जाता है, क्योंकि ये किसी राजा के अधीन नहीं काम किया, ये स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र राजा, स्वतंत्र राज्य का गठन किया और स्वतंत्र राजा था, किसी राजा के दबाव में नहीं काम करता था। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम क्या था, यही वास्तविक संस्थापक था। चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली, यानी ये किसका था, ये घटोत्कच का पुत्र था चंद्रगुप्त वन। इन्होंने गुप्त वंश का क्या वास्तविक संस्थापक है, इन्होंने चंद्रगुप्त साम्राज्य की नींव डाली थी। गुप्त साम्राज्य क्या है, गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी, देखिए इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज की उपाधि धारण किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना करी थी, यानी देखिए इसका टाइम पीरियड चंद्रगुप्त प्रथम का 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक क्या था, इसका शासनकाल, इसका मतलब शासनकाल था, इसका पीरियड था। अच्छा, 319 ईस्वी में इन्होंने क्या करी, गुप्त संवत की स्थापना करी, जिसका उल्लेख मथुरा के अभिलेख से मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, मथुरा अभिलेख से मिलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या करा था, 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की थी। मथुरा अभिलेख इस चीज़ को प्रमाणित करता है, वहाँ से साक्ष्य मिले हैं। यही गुप्त संवत का प्रवर्तक था, 319 ईसा पूर्व में किया था, मथुरा अभिलेख इसका प्रमाण देता है। फिर आते हैं, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने और क्या करा। चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं हो रही, चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त क्या करा था, चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम इन्होंने क्या करा था, चंद्रगुप्त प्रथम शासक था जिसने सोने का सिक्का चलवाया था, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सोने का सिक्का चलवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा पहला शासक था गुप्त वंश का जिन्होंने सोने का सिक्का चलवाया, जिसके एक ओर चंद्रगुप्त और कुमार देवी यानी इसकी पत्नी थी, कुमार देवी का चित्र तथा दूसरी ओर लक्ष्मी अंकित थी। यानी एक तरफ तो इसका क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का और इसकी पत्नी कुमार देवी का चित्र था, दूसरी तरफ लक्ष्मी का चित्र था। गुप्त मतलब चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसका दोनों का फोटो भी उस पर लगा था, यानी छवि अंकित करवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र आ जाएगा, उसका नाम होगा चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त आएगा। तो समुद्रगुप्त का क्या है, समुद्रगुप्त अब स्वतंत्र राजा बनेगा है। तो अब समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी तक शासन करेगा, यानी शासन पीरियड इसका 350 से 375 ईस्वी तक इसका शासन पीरियड रहा। उपाधियाँ क्या, इन्होंने उपाधियाँ धारण करी थी। चंद्रगुप्त तो हो गया चंद्रगुप्त प्रथम, और समुद्रगुप्त ने की कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की थी, तो अश्वमेघ, पराक्रमांक और अप्रतिरथ और व्याघ्र पराक्रम, ये क्या थी, समुद्रगुप्त की उपाधियाँ थी। समुद्रगुप्त की उपाधियाँ करें तो अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने कराया था, फिर पराक्रमांक, फिर अप्रतिरथ और व्याघ्र पराक्रम, इसकी उपाधियाँ धारण की थी। अब देखिए एक विद्वान था सेंट स्मिथ, यानी
विसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की उपाधि धरी थी। यानी फ्रांस के जो राजा होते थे उनको नेपोलियन कहा जाता था। यानी इसीलिए इसकी मतलब इसकी बहादुरी को देखते हुए विसेंट स्मिथ ने इस चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि से क्या किया, सुशोभित किया। इन्होंने भारत का नेपोलियन कहा इसे। अच्छा, अभिलेखों में इसके लिए मतलब इसके जितने अभिलेख प्राप्त होते हैं वहाँ से ये भी प्रमाणित होता है कि इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। यानी भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त द्वितीय को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान योद्धा और कुशल सेनापति था। ये क्या था, मतलब गुप्त वंश का महान और योद्धा था। ये महान योद्धा था समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का महान योद्धा समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान योद्धा था, कुशल सेनापति था। इसी कारण विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन उस समय फ्रांस के राजा हुआ करते थे, तो इन्होंने भारत का नेपोलियन कहा था। अच्छा, सम्राट अशोक शांति और अनाक्रमण नीति में विश्वास करता था। देखिए, अशोक इससे पहले जो था, जब मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन फिर बिंदुसार हुआ, फिर अशोक हुआ। तो अशोक जो था वो क्या था, वो शांति और अनाक्रमण नीति में विश्वास करता था। लेकिन समुद्रगुप्त हिंसा और विजय में विश्वास करता था। हिंसा होगी तभी विजय प्राप्त होगी, समुद्रगुप्त का विश्वास था ऐसा है। समुद्रगुप्त का साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र, यानी पूर्व में इस समुद्रगुप्त का साम्राज्य करें तो पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे तक, यानी ब्रह्मपुत्र तक, दक्षिण में नर्मदा नदी तक, यानी दक्षिण में नर्मदा नदी तक, तथा उत्तर में कश्मीर की तलहटी तक विस्तृत था। प्रयाग प्रस्थित मतलब प्रयाग से जो स्तंभ मिले हैं, तो वहाँ से क्या मिला है, प्रयाग में 19वीं तथा 20वीं पंक्तियों में दक्षिणी विजय का उल्लेख मिलता है। कुल 12 शासकों को हराया इन्होंने। अंतिम शासक दक्षिण के कांची का पल्लव शासक विष्णुगुप्त था, तो इन्होंने हराया था। अब यहाँ देखिए इन्होंने क्या करा था, प्रयाग प्रस्थित में क्या मिला था, प्रयाग प्रशस्ति से क्या क्या अभिलेख मिला था। तो प्रयाग प्रशस्ति से क्या मिला था, इन्होंने 19वीं तथा 20वीं पंक्तियों में दक्षिण पथ विजय का उल्लेख है। कुल 12 शासकों को हराया। अंतिम शासक दक्षिण के कांची का पल्लव वंश का विष्णुगुप्त था। यानी हरिसेन द्वारा प्रशंसात्मक यानी हरिसेन द्वारा प्रशंसात्मक वर्णन, यानी इसका प्रशंसा करी गई है प्रयाग प्रशस्ति में। और समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है प्रयाग प्रशस्ति में। क्या है, समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख, यानी 12 राजाओं को इन्होंने हराया था। उपाधियाँ, पराक्रमांक की उपाधि धारण करी थी, पराक्रमांक की उपाधि धारण करी थी। अप्रतिरथ की व्याघ्र पराक्रम की उपाधि धारण करी थी। बात करें कि इसके समकालीन दक्षिण शासक और संबंधित राज्य क्या थे, यानी समकालीन दक्षिण भारत के नरेश यानी शासन कौन थे, संबंधित राज्य कौन थे, इसको देख लेंगे। उस समय धनंजय जो था कुस्तुलपुर का शासन, मतलब उस समय दक्षिण भारत के राजा था धनंजय, वो कुस्तुलपुर से संबंधित था। नीलराज तो अवमुक्त से संबंधित था। उग्रसेन पालकक्का से संबंधित था। विष्णुगुप्ता कांची से संबंधित था। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का आ जाएगा कौन, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएगा।
समुद्रगुप्त टाइम पीरियड 350 से 375 रहता है। अब इसके बाद कौन आ जाएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आ जाएगा। चंद्रगुप्त क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य आ जाएगा। चंद्रगुप्त इसकी उपाधियाँ थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन पीरियड 375 से 415 ईस्वी तक इसका शासन पीरियड रहा था। काफ़ी लंबा टाइम तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इसकी उपाधियाँ क्या थी? जैसे इसको विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत के नाम से भी जाना जाता है। इसको उपाधियाँ धारण करी थी इन्होंने। अरे नाम देवगुप्त, इसका देवगुप्त था, देवराज था, देवश्री था। ये क्या था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था। देवगुप्त, देवराज और देवश्री। उपाधियों की बात करें तो विक्रमादित्य था, उपाधि धारण करी थी इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य साकार की उपाधि धारण करी थी। शक विजेता की उपाधि धारण करी थी। उपाधियों में विक्रमांक था, विक्रमादित्य था, परम भागवत था। इसकी सारी उपाधियाँ थी। अच्छा, चंद्रगुप्त की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, उसके समुद्रगुप्त हुआ, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हो गया था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हो गया था। यानी चरमोत्कर्ष की सीमा पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की तलहटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। यानी अशोक के टाइम पीरियड के बाद ये ऐसा मौका था जो भारत का इतना बड़ी सीमा थी। इसने रजत मुद्राओं, इन्हें क्या करी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल जो था वो क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य एवं स्वर्ण युग कहा जाता था। स्वर्ण युग कहा जाता था। इसने क्या करी थी? इसने रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वर्ण मुद्राओं का क्या करा था? सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। यानी कालिदास और धन्वंतरी इसी के शासनकाल में थे। यानी क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीनी यात्री फाहियान 399 से 412 ईस्वी के बीच में भारत यात्रा पर आया था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा पर आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, अब देखिए कभी कभी आपको क्या होगा, फाहियान में और चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको कन्फ्यूजन होगा फाहियान कब आया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था, चीनी यात्री फाहियान आएगा 300, मतलब उसी से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या था? ईसा पूर्व था, इसमें ईस्वी आ जाएगा, यानी ईस्वी में आया था 399 ईस्वी से 412 ईस्वी के बीच में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा पर आता है। उसका मकसद था बौद्ध धर्म के बारे में जानना, बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान इकट्ठा करना। लेकिन आकर इन्होंने यहाँ के राजाओं के बारे में भी लिख दिया, कैसे रहन सहन है, क्या चीज़ें हैं, प्रजा के प्रति राजा की सोच क्या है, वो सारे वो अपने ने लिख दिया। अपनी पुस्तक में, अपने वृत्तांत में उन्होंने लिखा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना। यानी अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद अब उसका पुत्र आएगा कुमारगुप्त प्रथम, क्या होगा? गुप्त साम्राज्य का शासक बनेगा। तो अब इसके बाद क्या आएगा? देखिए ये तो हो गया, ये कहानी रहा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से। अच्छा, अब कुछ अभिलेख हैं। मेहरौली लेख में क्या मिलता है? विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करी थी कौन? मतलब इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप क्या था? यही है मेहरौली लेख, यानी वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। चंद्र नामक राजा की उपाधि धारण करी थी इन्होंने। चंद्र नामक राजा की उपाधि का वर्णन मिलता है वहाँ से। हाँ,
चंद्र का समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से है। चंद्रगुप्त द्वितीय से है। अच्छा, आइए अब देखते हैं। पश्चिम भारत के अंतिम शासक राजा रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया। पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन हो गया, यानी शक मतलब क्या क्या, पश्चिम भारत में शक सत्ता का उखाड़ फेंका, यानी समाप्त कर दिया, उन्मूलन कर दिया। अच्छा, शकों को हराने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए, यानी शकों को हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या करा था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के चलाए थे। अच्छा, हम बात करें समीकरण। समकालीन यात्री यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन आया, फाहियान आया, चीनी यात्री। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, अब हम किस पर आ जाएंगे, और इनके 9 रत्नों के बारे में देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, इनके दरबार में 9 क्या थे, 9 रत्न थे। 9 रत्नों के बारे में जानेंगे तो पहले थे महाकवि कालिदास, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम को कौन नहीं जानता, कालिदास। यानी एक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में ये क्या होते हैं, एक महान कवि होते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उनमें महाचिकित्सक धन्वंतरी होते हैं। महाचिकित्सक धन्वंतरी होते हैं, जो क्या होते हैं, मतलब राजा महाराजाओं को या मतलब राजा की देखरेख में रहते थे, राजा को मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करते थे, ये मतलब डॉक्टर कह सकते उस समय के, वैद्य थे, चिकित्सक थे, धन्वंतरी। अच्छा, खगोल विज्ञानी वराहमिहिर थे, खगोल वैज्ञानिक थे वराहमिहिर हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। उसके बाद कोषकार कौन थे, अमर सिंह थे। अच्छा, वस्तुकार कौन थे, तो वस्तुकार थे शंकु वस्तुकार थे। ज्योतिषी कौन थे, छपड़क क्या थे, ज्योतिषी थे। व्याकरण यज्ञ कौन थे, व्याकरण यज्ञ कौन थे, वररुचि व्याकरण यज्ञ थे, यानी व्याकरण के जानकार थे। अच्छा, उसके बाद आता है जादूगर। जादूगर कौन थे, तो जादूगर थे वेताल भट्ट जादूगर थे। और कूटनीति यज्ञ कौन थे, कूटनीति यज्ञ, क्योंकि राजाओं के दरबार में कैसे लोग लेकर चलते थे ज्ञानमान को। घटक परर क्या थे उस समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। तो अभी तो 9 रत्नों के बारे में देख लिया हमने। अब कुमारगुप्त प्रथम आ जाएगा, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र होगा, कुमारगुप्त प्रथम। थोड़ा जूम कर लेते हैं, इस चीज़ को दिखाना है मुझे। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसकी उपाधि क्या थी, महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करी थी। इन्होंने क्या धारण कर दी, महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त उपाधि धारण की थी, महेंद्रादित्य की उपाधि धारण कुमारगुप्त ने करी थी। कुमारगुप्त का टाइम पीरियड की बात करें तो 415 ईस्वी से लेकर के कब तक था, 455 ईस्वी तक था। 455 ईस्वी तक टाइम पीरियड था कुमारगुप्त का। उपाधि महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करी थी। मुद्राओं पर इन्होंने क्या करी थी, मुद्राओं पर अंकित उसकी उपाधियाँ श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य, महेंद्र सिंह, अश्वमेघ, महेंद्र आदि के नाम से इसे पुकारा जाता था। कुमारगुप्त की मुद्राओं में गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति अंकित थी। यानी कुमारगुप्त की जो स्वर्ण मुद्राएं थी उस पर क्या थी, उस पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति अंकित करवाई गई थी। कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया। कुमारगुप्त ने क्या किया, अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। अश्वमेघ प्रकार की मुद्राएं भी चलवाई थी कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय ने ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान की स्थापना करी गई थी। दुनिया की पहला विश्वविद्यालय
नालंदा विश्वविद्यालय, तो इन्होंने क्या करी थी, इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करेगा तो कुमारगुप्त, महाराणा कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया गया था। अच्छा, इसकी स्थापना करी गई थी। इसके बाद हम यहाँ देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुवा देवी से उत्पन्न हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुवा देवी से उत्पन्न हुआ था कुमारगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी थी ध्रुवा देवी, उसी से उत्पन्न हुआ था कुमारगुप्त ने। सर्वप्रथम सर्वाधिक प्राप्त गुप्तकालीन अभिलेख इसी के समय मिला। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही गुप्तकालीन अभिलेख सर्वाधिक मिले। और ताम्रपत्र की बात करें तो ताम्रपत्र धनदैह, दामोदरपुरम और बैग्राम से प्राप्त ताम्रपत्रों से क्या माना जाए, ताम्रपत्र सर्वाधिक कहाँ मिले, ताम्रपत्र कहाँ मिले, धनदैह से, दामोदरपुर से और बैग्राम से क्या प्राप्त हुए, ताम्रपत्र प्राप्त हुए। स्वर्ण मुद्राओं की बात करें तो स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई कुमारगुप्त प्रथम के समय में। उसका कहाँ प्राप्त हुई, स्वर्ण और रजत तथा इसी के शासनकाल की स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अच्छा, अब बिलसड़ अभिलेख से क्या क्या मिला है, बिलसड़ अभिलेख से गुप्त वंशावली कुमारगुप्त प्रथम तक की जानकारी मिलती है। इसके बाद आ जाता है स्कंदगुप्त। इसके बाद किसका साम्राज्य आता है, स्कंदगुप्त 455 से लेकर 467 टाइम पीरियड रहता है। स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड कब रहता है, 455 यानी 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक क्या रहता है, इसका शासन पीरियड रहता है स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त की बात करें तो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, यानी सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया था। विक्रमादित्य यानी भीतरी अभिलेख से मिला है साक्ष्य, और शक्रादित्य होम स्तंभ से मिली है, होम स्तंभ से इसकी मिली थी। यानी उपाधियों में क्रमादित्य ही इंपॉर्टेंट है, क्रमादित्य को याद रखिए। स्वर्ण सिक्के इन्होंने चलवाए थे। मुख्य भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति थी और पृष्ठ भाग पर, अनुमुख भाग पर, सामने वाले भाग पर, मुख्य भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति और पृष्ठ भाग पर यानी पीछे पदासन में विराजमान लक्ष्मी थी। और स्कंदगुप्त उत्कीर्ण करवाया गया था, जो अपना भी सभी को उत्कीर्ण करवाया था सिक्कों पर। अच्छा, हुड़ों का पहला आक्रमण कब होता है, हुड़ों का पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में होता है और स्कंदगुप्त विजयी हो जाता है उसमें। हुड़ों को पहला आक्रमण में स्कंदगुप्त विजयी रहता है, स्कंदगुप्त के समय में ही होता है। कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज तथा क्रमादित्य अंकित है। कुछ सिक्कों पर देखेंगे तो कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज, और जानते हैं क्या करा था इन्होंने, कुमारगुप्त ने गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति अंकित की थी स्वर्ण मुद्राओं पर, लेकिन इन्होंने सिक्कों पर गरुड़ ध्वज यानी सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज और क्रमादित्य इसी की उपाधि थी किसका, स्कंदगुप्त का, अंकित करवाया था। ठीक है, तो स्कंदगुप्त देखिए, स्कंदगुप्त क्या करता है, इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं चलवाई थी, उस पर उत्कीर्ण भी करवाया था, लक्ष्मी जी की फोटो उत्कीर्ण करवाया था। इस सौराष्ट्र के गवर्नर, यानी सौराष्ट्र स्कंदगुप्त की बात कर रहे हैं, सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपाणित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु मूर्ति की भी स्थापित करी थी। सौराष्ट्र गुजरात के आसपास इसका शासनकाल रहता है, वहाँ पर क्या करता है, सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदर्पण ने, इधर सुदर्शन झील बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था और कई लोगों ने इस पर बाद बनवाया था। धीरे धीरे आकर के क्या करता है, ये आज भी वहाँ मौजूद है सुदर्शन झील। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी आते हैं
जो क्या होते हैं, अयोग्य होते हैं, जिस कारण से गुप्त अब धीरे धीरे स्कंदगुप्त के बाद मतलब यही लास्ट मान सकते हैं, यानी गुप्त वंश का सबसे लास्ट स्कंदगुप्त है। इसके बाद से धीरे धीरे इसके आएंगे और उत्तराधिकारी, जैसे पुरुष गुप्त आएगा 467 से 475 ईस्वी तक, ये अयोग्य होगा। और इसका और फिर भी आएगा कुमार गुप्त द्वितीय, और ये क्या होगा, धीरे धीरे गुप्त वंश का ह्रास हो जाएगा, यानी ये संभाल नहीं पाएंगे। तोरणमाड़, तोरमाड़ क्या है? तोरमाड़ भारत पर दूसरे हुड़ आक्रमण का नेता था। तोरमाड़ एरण अभिलेख जो है वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ लेख है। धन्य विष्णु की बात करें तो तोरणमाड़ का सामंत था। अच्छा, मिहिर कुल यानी तोरणमाड़ का पुत्र उत्तराधिकारी बना। तो ये क्या था, ये हम लोगों ने देख लिया, ये गुप्त और गुप्तोत्तर काल के बारे में देखा। एक पार्ट और आएगा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 एक और आएगा, उसमें हम उसमें क्या करेंगे, इसको समाप्त कर लेंगे। तो इसी कारण देखिए स्कंदगुप्त गुप्त वंश का सबसे अंतिम राजा होता है। इसके बाद इसके 2 पुत्र आते हैं, जैसे पुरुष गुप्त आएगा, फिर कुमार गुप्त आएगा, और ये क्या बन जाएगा, बुद्ध गुप्त आएगा, नरसिंह गुप्त, बालादित्य आएगा। लेकिन ये अयोग्य होंगे, शासनकाल को संभाल नहीं पाएंगे, अब गुप्त वंश का ह्रास हो जाएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।